हेलो डियर ऑल, निखर हियर। हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं अपने सेकंड सेशन में वाइगोट्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के ऊपर। अपने फर्स्ट सेशन में कुछ टेक्निकल एरर की वजह से हमारी ये रिकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, उस उसका महत्व ये होता है कि किसी कठिन काम को करना है, अगर हमें किसी हार्ड वर्क को करना है, तो कुशल सहयोगियों और वयस्कों की मदद से हम उसको कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है? तो जो भी ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, उसको फुलफिल करने के लिए हमें किसी एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है। वाइगोट्स्की के सिद्धांत में भाषा और चिंतन को महत्व दिया गया है। हम अपने किसी भी संज्ञानात्मक क्षमता को उठा करके देख लें, उसके आधार में, उसके बेस में वर्क करने वाला चीज लैंग्वेज ही है। और छोटे बच्चों द्वारा जिस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, वो प्रायः सामाजिक संचार के लिए, सोशल कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। इसके साथ-साथ अपने व्यवहार के नियोजन और निर्देशन के लिए, प्लानिंग और डायरेक्शन के लिए किया जाता है। और आप एक चीज देखें कि हमारे मन में कई बार तरह-तरह की चीजें लगातार चल रही होती हैं। हम अपने आप से बात कर रहे होते हैं। इसको निजी भाषण या आंतरिक भाषण कहा जाता है। यानी सेल्फ रेगुलेशन के लिए लैंग्वेज का उपयोग करना इनर स्पीच या प्राइवेट स्पीच के नाम से जाना जाता है। वाइगोट्स्की का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उसमें हमने देखा कि उसका सेंट्रल थीम जेडपीडी ही है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन जेडपीडी, इस चीज को हम लोग देखने वाले हैं। यानी जेडपीडी में स्पोर्ट्स का क्या महत्व है, खेल का क्या महत्व है। तो आप जानते हैं कि खेल व्यवहार पर नियंत्रण करने की क्षमता देता है। खेल में स्वच्छंद व्यवहार नहीं चलता है। हाँ, ठीक है, खेल की प्रक्रिया ऐसी जरूर है जहां पर हमारा व्यवहार थोड़ा फ्री होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, लेकिन खेल के कुछ सर्टेन नियम होते हैं, उस नियम का हमें पालन करना पड़ता है। यानी खेल हमें हमारे व्यवहार पर नियंत्रण करना सिखाता है। ये पहला महत्व हुआ। दूसरा है कि ये हमारे व्यवहार को संगठित करता है, ऑर्गेनाइज्ड करता है। वास्तविक रूप में अगर हम लोग देखें तो हमारा व्यवहार संगठित नहीं होता, असंगठित होता है। सामाजिक जरूरतों के हिसाब से हमें सिखाया जाता है या इस बात की प्रैक्टिस कराई जाती है कि अपने व्यवहार को किस प्रकार से संगठित करना है। इस काम को करने में स्पोर्ट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यानी खेल हमें हमारे व्यवहार को संगठित करना सिखाता है। इसके साथ-साथ आप देखेंगे कि खेल से संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक, इन तीनों ही क्षेत्रों में विकास होता है। भावात्मक क्षेत्र विकसित होता है, संज्ञानात्मक क्षेत्र विकसित होता है और सामाजिक विकास होता है। ये तीनों चीजें खेल के माध्यम से हो रही हैं। खेल में बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है ना। सबसे बड़ी बात है रणनीति, दूसरों के साथ तालमेल और हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना। कम से कम तो ये 3 चीज़ें हर गेम में होती हैं, चाहे वो इंडोर हो या आउटडोर हो, चाहे वो टीम इवेंट हो या अ, सिंगल इवेंट वाला कोई गेम हो। हर जगह पर आप इस चीज़ को देखेंगे। लोग टारगेट को ध्यान में रखते हैं, दूसरों के साथ कोऑर्डिनेट करने का प्रयास करते हैं। अगर टीम वर्क है तो कोऑर्डिनेट करने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ बदलते माहौल के साथ-साथ अपने प्लानिंग को भी चेंज कर रहे होते हैं। तो खेल से संज्ञानात्मक विकास होता है। इसके साथ-साथ भावात्मक विकास, जो आपने पढ़ा होगा ब्लूम्स के टैक्सोनॉमी में जो अलग-अलग क्लासिफिकेशन दिया गया था, उसमें से भावात्मक क्षेत्र का भी बार-बार जिक्र आता है। भावात्मक को आप बोधात्मक क्षेत्र से संबंधित करके भी देख सकते हैं। तो खेल से इन सभी क्षेत्रों में विकास हो रहा है। सबसे बड़ी बात सामाजिक विकास।
सामाजिक विकास का बहुत बड़ा माध्यम खेल को माना जाता है। ठीक है? टीम भावना, आप किसी टीम को जिताने के लिए अपना एफर्ट लगा रहे होते हैं और वहाँ पर सोशल लोफिंग की भी कमी पाई जाती है। सोशल लोफिंग के बारे में मैं ज़िक्र कर चुका हूँ। जब टीम वर्क की बात आती है तो कुछ लोग सोचते हैं कि क्या सिर्फ़ हमारे ही ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है? तो बाकी लोग मेहनत कर रहे होते हैं और बाकी लोग सिर्फ़ दिखा रहे होते हैं कि वो मेहनत कर रहे हैं। इस प्रवृत्ति को सोशल लोफिंग कहा जाता है। जैसे गाड़ी में जब धक्का लगाने की बात हो, तो कुछ लोग पूरा प्रयास कर रहे होते हैं और कुछ लोग सिर्फ़ वहाँ पर हाथ लगाए हुए रहते हैं। जनरली प्रेयर वगैरह के दौरान आप देखेंगे, कुछ लोग अच्छे साउंड में गा रहे होते हैं और कुछ लोग सिर्फ़ वहाँ पर होंठ हिला रहे होते हैं। ये चीज़ सोशल लोफिंग कहलाती है। लेकिन जब सामाजिक क्षेत्र में अपने कंट्रीब्यूशन देने की बात होती है, तो स्पोर्ट्स उसमें सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है जहाँ पर सोशल लोफिंग लगभग 0 हो जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है ना कि उस टीम को जिताने के लिए आप अपना 100% देने का प्रयास करते हैं। तो इस भावना का विकास भी स्पोर्ट्स के माध्यम से होता है। इसके बाद आप देखेंगे कि स्कूल संबंधी जितने भी स्किल्स हैं, उसको सिखाने के लिए भी स्पोर्ट्स बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म बनता है या बहुत बड़ा साधन बनता है। जैसे स्कूलों में आप बच्चों को सिखाते हैं कैसे चलना है, हाथ पीछे रखना है, शोरगुल नहीं करना है, कतारबद्ध होकर के चलना है, तमाम तरह की चीज़ें या डिसिप्लिन से संबंधित जो भी चीज़ें। स्पोर्ट्स में आप कह सकते हैं कि बच्चे में डिसिप्लिन की समस्या एक कॉमन समस्या रही है टीचिंग में हमेशा। लेकिन स्पोर्ट्स हमें ये सिखाता है कि बच्चे के व्यवहार पर अंकुश तब भी रखा जा सकता है, जब वो अनौपचारिक व्यवहार में संलिप्त हो। स्पोर्ट्स तो एक अनौपचारिक व्यवहार है, लेकिन वहाँ पर भी नियमों के हिसाब से वो अपना व्यवहार प्रदर्शित कर रहे होते हैं। तो ऐसा कौन कह सकता है कि बच्चे डिसिप्लिन नहीं हो सकते हैं? उनमें डिसिप्लिन का विकास करना है तो स्पोर्ट्स बहुत बड़ा माध्यम बनता है। वो आपको इस बात की समझ दिला रहा है कि नहीं, खेल के दौरान भी जब बच्चे नियम का पालन कर सकते हैं, अनुशासित रह सकते हैं, तो अन्य क्षेत्रों में भी ऐसा हो सकता है। और खेल जो है वो विकास को, डेवलपमेंट को 3 तरीके से प्रभावित करता है। सबसे पहला है कि खेल कार्यों और वस्तुओं को विचार से अलग करने का काम करता है। ठीक है? यानी ये सेपरेट कर देता है कार्यों को और वस्तुओं को। दोनों चीज़ों को अलग-अलग करता है। जैसे जब सिगमंड फ्राइड के थ्योरी को हम लोगों ने डिस्कस किया था, वहाँ पर हमने बताया था और फॉर्च्यूनेटली कल भी इस बात की ज़िक्र हुई थी कि हम लोग थकते क्यों हैं? हम लोग इसलिए थकते हैं क्योंकि जब जिस काम को करना होता है, अगर हमारा माइंड वहीं पर मौजूद नहीं है, तो वहाँ एक खिंचाव पैदा होता है, एक तनाव और उस स्ट्रेस के वजह से हमें थकान फ़ील होता है। लेकिन खेल के दौरान क्या होता है, बच्चे शारीरिक श्रम कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो वहीं पर मौजूद हैं, जिसके वजह से वो तनाव पैदा नहीं होता और वो कम थकते हैं। तो स्पोर्ट्स कहीं न कहीं आपको विचार प्रक्रिया से अलग करने का काम करता है। ठीक है, वो एक अलग विचार है कि टीम को कैसे जिताना है, क्विक डिसीज़न लेना होता है। अगर मान लेते हैं फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वहाँ पर कंप्यूटर से भी ज़्यादा स्पीड में अपने दिमाग को चलाना होता है। सचिन तेंदुलकर के बारे में आपने सुना होगा कि बॉलर के हाथ के मूवमेंट से और उसके साइकोलॉजी को पकड़ने का वो प्रयास करते थे कि अब ये कौन-सा बॉल डालेगा और पहले से तैयार बैठे रहते थे। आपको पता है कि 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से शोएब अख्तर बॉल फेंक चुके हैं सचिन तेंदुलकर को और सचिन तेंदुलकर के पास सोचने का भी समय नहीं होगा। इतनी 22 गज का वो क्रिकेट का पिच होता है और उस पर 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बॉल फेंकी जाए, तो किसी के पास क्या सोचने का समय है, किधर शॉट लगाना है? तो इतनी तेज गति से आपको डिसीजन लेना होता है, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वहीं के माहौल से संबंधित चीज़ें चल रही होती हैं, बाकी चीज़ों को वो अलग कर देता है। तो स्पोर्ट्स का पहला काम हो गया कि कार्यों और वस्तुओं को विचार से अलग करने का काम करना। दूसरा चीज़ है
कि आत्मनियंत्रण के विकास में सहायता देना। सेल्फ रेगुलेशन में ये आपकी मदद करता है। आपको जैसे मन करता है वैसा व्यवहार आप खेल के दौरान नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि आपकी टीम हार सकती है। आपको पराजय का सामना करना पड़ सकता है। तो आप क्या करते हैं, अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है? और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो जेडपीडी का निर्माण करता है। ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का निर्माण करता है। अब इसको समझना काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि ये कैसे होता है। मान लेते हैं बहुत सारे क्रिकेटर हैं जिनके आने पर हम लोगों को लगता है कि अच्छा 25-30 रन तो ये बना ही लेगा। हम उससे उम्मीद करते ही नहीं हैं कि ये बैट्समैन आया तो ये सेंचुरी लगा कर के जाएगा। क्यों? क्योंकि हम उसके एक्चुअल लेवल से अब तक वाकिफ़ हो चुके हैं। हमें लगता है कि इनका वास्तविक लेवल यही है, ये इतने से ज़्यादा रन जनरली नहीं कर पाएँगे। या फिर आप देखते हैं जब बैटिंग करने के लिए बैट्समैन आता है तो वहाँ उसका स्कोर कार्ड दिखाया जाता है, कि इनका स्ट्राइक रेट कितना रहा है, इनका एवरेज अभी तक कितना रहा है, ये सारी चीज़ें। तो आप अनुमान लगा लेते हैं कि अच्छा ये मिडल क्लास के मीडियम बल्लेबाज हैं तो 35-40 रन बना लेंगे, ठीक है, इंडिया अच्छे कंडीशन में आ जाएगा। आपने एक्चुअल लेवल को देखा, कोच और जो स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं, वो पोटेंशियल लेवल को भी ध्यान में रखते हैं, कि ये प्रेशर में कैसा काम कर सकता है। और पता चला कि जिस दिन सारे महारथी हथियार डाल चुके थे, उस दिन वो 35 रन एवरेज बनाने वाला ही सेंचुरी बना के ले गया और इंडिया को जिता दिया। ठीक है? तो स्पोर्ट्स में क्या होता है ना कि सबके अंदर ये भावना होती है कि अपनी क्षमता से बढ़ कर के कंट्रीब्यूट करना। और अपनी क्षमता से जैसे ही आप आगे बढ़े, आपने जेडपीडी को प्राप्त कर लिया। हाँ या ना? है ना? आपकी अपनी क्षमता जो है, उससे बढ़कर कंट्रीब्यूट करने का प्रयास करते हैं। और आप जैसे इस प्रयास में सक्सेस होते हैं, आपने ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को प्राप्त कर लिया। ये चीज़ स्पोर्ट्स में ईज़िली पॉसिबल है। पढ़ाई-लिखाई में हो सकता है कि नहीं भी हो पाए। आप अगर कंसिस्टेंटली मैथ्स में 65 मार्क्स ही लेकर के आ रहे हैं 10th से लेकर के अब तक, तो ये माना जा सकता है कि यही आपका एवरेज है, कितना भी मेहनत कर लो, ये इतना ही लेकर के आएगा। क्रिकेट के बारे में या स्पोर्ट्स के बारे में पक्के तौर पे ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। और इसका मुझे लगता है कि बेस्ट एग्ज़ाम्पल देखने को मिलता है फुटबॉल में। जब फुटबॉल वर्ल्ड कप वगैरह होता है, तो वहाँ पर सट्टे का बाज़ार बहुत गर्म रहता है, अलग-अलग टीमों पे दाँव लगे हुए रहते हैं। और वहाँ पर पता चलता है कि एक बेहद साधारण सी टीम, उसने 7 बार के चैंपियन ब्राज़ील को ईज़िली हरा दिया फर्स्ट मैच में ही, ठीक है? कई बार आप इस चीज़ को देखेंगे टेनिस में, सेरेना विलियम्स जनरली प्रबल दावेदार मानी जाती हैं किसी भी ग्रैंड स्लैम की। और पता चलता है कि कोई बेहद नया खिलाड़ी उस समय लॉन्च हुआ है और उन्होंने सेरेना विलियम्स को हरा दिया। और इतना ही नहीं, उसने उस ग्रैंड स्लैम को भी जीता। ढेरों एग्ज़ाम्पल ऐसे पड़े हुए हैं। तो आपका वास्तविक क्षमता ऐसा था, जिसको देख कर के किसी ने ये नहीं कहा था कि आप वर्ल्ड कप जीत सकते हैं या ग्रैंड स्लैम जीत सकते हैं। लेकिन आपने अपनी क्षमता से बढ़ कर के एफर्ट लगाने की कोशिश की और आपने अपने जेडपीडी को प्राप्त कर लिया। ये चीज़ें स्पोर्ट्स के द्वारा ईज़िली संभव होती हैं। अब हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जेडपीडी। जेडपीडी के निर्माण में खेल की क्या भूमिका है? पहले हमने महत्व देखा था, अब हम यहाँ पर उसकी भूमिका देख रहे हैं। तो ये चीज़ तो स्पष्ट है ना कि खेल जेडपीडी का निर्माण करता है और अन्य किसी भी साधन के मुकाबले बेहद आसानी से जेडपीडी का निर्माण करता है। तो खेल में नए विकसित स्किल या नए कौशल जो विकसित होते हैं, वो अपेक्षाकृत पहले दिखते हैं। पुराने कौशल बाद में दिखेंगे, जो नया स्किल डेवलप हुआ है वो पहले दिखता है। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी नया सीखा जाता है, उसको इम्प्लीमेंट करने की क्षमता खेल में सर्वाधिक दिखती है। जैसे पढ़ाई-लिखाई में आपने किसी नए चीज़ को जब सीखा, तो उसके लिए जब तक उचित अवसर नहीं आएगा तब तक आप उसका प्रदर्शन नहीं कर सकते। मान लेते हैं कि आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, परसेंटेज, इक्वेशन सब कुछ आपने बहुत अच्छा सीख लिया, ठीक है? अब आपने एपी, जीपी, एचपी सीखा बनाने के लिए। अब उसका प्रदर्शन आप कहाँ करेंगे? जब तक सही समय नहीं आएगा तब तक आप उसका प्रदर्शन नहीं कर सकते। आपने अलग लैंग्वेज ही अगर सीख लिया है, किसी लैंग्वेज को आपने सीखा है, किसी नए वर्ड को सीखा या कुछ भी आपने नया अगर सीखा है, तो सही प्लेटफ़ॉर्म का वेट करना पड़ता है। लेकिन स्पोर्ट्स एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर नए सीखे गए स्किल्स को तुरंत आप प्रेज़ेंट कर सकते हैं, तुरंत आप प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये सुविधा खेल में आपको मिलती है। तो जैसे कहा जाता है ना कि भविष्यवाणी के लिए खेल जितना उपयुक्त है, उतना एकेडमिक एक्टिविटी उपयुक्त नहीं है। यानी स्पोर्ट्स में जो प्रिडिक्शन होता है, वो काफ़ी हद तक सही होता है, उसके सच होने की संभावना काफ़ी हद तक होती है। लेकिन एकेडमिक में ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि यही होगा। बहुत अच्छा जिस स्टूडेंट को आप मान रहे हैं, हो सकता है उसका परफॉर्मेंस बहुत खराब आ जाए, ठीक है? जिसको आप कोई दर्जे में रखने को तैयार नहीं है, हो सकता है किसी दिन टॉपर बन के आपके सामने आ जाए, ठीक है? प्रिडिक्शन वहाँ पर काम नहीं करेगा क्योंकि कब कौन किस जगह से मोटिवेशन ले रहा है, अपने आप को मोटिवेट करके सुधार कर ले रहा है, आपको नहीं पता। लेकिन स्पोर्ट्स में आपको पता है, आप उसके हाव-भाव को या उसके खेलने के तौर-तरीकों को, इन चीज़ों को देखते हुए आप प्रिडिक्शन करने में सक्षम होते हैं। और उसके पीछे कारण क्या है? कि जो नए स्किल्स हैं, वो पहले दिखने शुरू हो जाते हैं। ये उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है। तो कहा जाता है कि एकेडमिक एक्टिविटी में प्रिडिक्शन उतना एक्यूरेट नहीं होता है जितना स्पोर्ट्स में होता है। इसके साथ-साथ आप देखेंगे कि खेल में विकास की तमाम प्रवृत्तियाँ सार तत्व में मौजूद रहती हैं या सारांश के रूप में मौजूद रहती हैं। मनुष्य की सारी प्रवृत्तियाँ खेल में सारांश तत्व के रूप में मौजूद रहती हैं। इसका मतलब हो गया कि मनुष्य के अंदर पाई जाने वाली जितनी भी प्रवृत्तियाँ हैं, उन सब को अगर किसी मनुष्य के व्यवहार में आप देखना चाहते हैं, तो उसको जज करने का, उसको समझने का सबसे आसान तरीका है स्पोर्ट्स में उसके परफॉर्मेंस को वॉच करना, ठीक है? जैसे खेलने के दौरान क्या है ना, अगर वो पेशेंस दिखा रहा है, इसका मतलब उसके पास पेशेंस है। खेलने के दौरान वो फुर्ती दिखा रहा है, किसी जगह पर तुरंत डिसीज़न ले रहा है, यानी लाइफ़ के किसी ऐसे मोमेंट पर वो जल्दी डिसीज़न ले सकेगा। हारने के बाद वो उसको बहुत ज़्यादा तनाव के रूप में नहीं लेता, वो नेक्स्ट अटेम्प्ट फिर लगाता है। यानी जीवन में हार नहीं मानेगा, प्रयास करता रहेगा, ठीक है? लोगों के साथ कोऑर्डिनेट होकर के खेल रहा है, जीतने के लिए खेल रहा है। खेलने के दौरान मस्ती कर रहा है, यानी उसके व्यवहार का सारांश तत्व आप स्पोर्ट्स में देख सकते हैं। ये खासियत है। इसके बाद आप देखेंगे कि खेलने के लिए बालक जिस मानसिक प्रक्रिया में संलग्न होता है, वह जेडपीडी की रचना करती है। खेलने के लिए बालक जिस मानसिक प्रक्रिया में संलग्न होता है, वह जेडपीडी का निर्माण करती है। वह जेडपीडी का निर्माण करती है, ठीक है? बाकी जगह पर जैसे पढ़ाई-लिखाई में जेडपीडी का निर्माण करना हो, तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। स्पोर्ट्स में भी करनी पड़ती है, लेकिन एक अंतर होता है वहाँ पे। स्पोर्ट्स और एकेडमिक इन दोनों जगहों पर जब जेडपीडी की बात होगी, तो वहाँ का जो जेडपीडी है स्पोर्ट्स वाला, वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है। कोई व्यक्ति अगर सेल्फ मोटिवेटेड हो, अपने आप को खुद प्रेरित करता हो,
वो जितनी जल्दी अपने मुकाम को प्राप्त कर सकता है, दूसरे के द्वारा मोटिवेशन प्राप्त करके उतनी जल्दी तो नहीं कर सकता। ठीक है? अपनी आपकी समझ, आप जो अपने आप को सँभालते हैं, अपने आप को एक टारगेट सेट करके देते हैं, उसके लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं अपने आप को, इस चीज़ को अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपको तमाम तरीके से समझाए, उसको बहुत मेहनत करना पड़ेगा और आप कभी हो सकता है ऊब सकते हैं, चिढ़ सकते हैं, कभी फ़ॉलो करेंगे, कभी फ़ॉलो नहीं करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जो सेल्फ मोटिवेटेड लोग होते हैं, वो अपने जेडपीडी को तुरंत प्राप्त कर लेते हैं। स्पोर्ट्स इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। वहाँ पर लगता है कि हमें थोड़ा और एफर्ट लगाना चाहिए। हमें इस तरीके से एफर्ट लगाना चाहिए। जैसे अपने परफ़ॉर्मेंस में या अपने परफ़ॉर्मेंस को हाई लेवल तक ले जाने के लिए आप देखेंगे कि वो तमाम तरह के इमेजिन्ड कंडीशन से प्राप्त जो उसके पास रोल है, नियम है और मोटिवेशन है, इन सभी चीज़ों से सहायता प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब हो गया वो इमेजिन करता है कि इस तरह का कंडीशन आएगा, तो हमें इस तरीके से परफ़ॉर्मेंस करना है। ठीक है? सारे नियम संबंधित अस्पष्टताएँ अपने माइंड में वो क्लियर करके रखता है, कि इस तरह के सिचुएशन आ सकते हैं, नियम ये कहता है और हमें इस तरीके से वहाँ परफ़ॉर्म करना है। इतनी तरह की चीज़ों को वो अपने दिमाग में धारण किए हुए रहता है। ठीक है? और अपने सभी शक्तियों को वहाँ पर झोंक देने का प्रयास करता है। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको बार-बार धक्का दे करके पहुँचाया जा रहा है कि भई तुम कर सकते हो, करो और दूसरे को लग रहा है कि कर सकते, नहीं कर सकते वो छोड़ दो, मुझे ये करना है। अब मुझे बताइए दोनों में कौन ज़्यादा स्पीड में उस लेवल को प्राप्त कर पाएगा? जिसको लग रहा है कि मुझे करना है, ठीक है? वो डॉक्टर और मोटिवेटर आपको कहते रहेंगे यू कैन डू इट, एब्सोल्यूटली यू कैन डू इट, लगे रहो, ठीक है? ये तमाम तरह की नेवर गिव अप ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मोटिवेशन देने वाले तमाम तरह के ये शब्द प्रयोग करते रहेंगे आपके सामने। करेंगे आप वही जो आपका मन कह रहा है। स्पोर्ट्स में क्या होता है? स्पोर्ट्स में वहाँ लगता है कि भैया सारी बातें एक साइड, फिलहाल मेरी टीम हार रही है, मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ, कहीं मेरी टीम जीत जाए। आप देखिए वो खेलने वाले जो मन से खेल रहे होते हैं, कितने एक्साइटेड होते हैं। ठीक है, उसी एक्साइटमेंट में वहाँ झगड़े वगैरह भी देखने को मिलते हैं, तनाव भी देखने को मिलता है, ये सारी चीज़ें उसका हिस्सा है। लेकिन वो 100% डेडिकेटेड होते हैं उस स्पोर्ट्स के लिए। तो जितनी आसानी से जेडपीडी को स्पोर्ट्स में प्राप्त किया जा सकता है, उतनी आसानी से अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर इसीलिए कहा गया कि खेलने के लिए बालक जिस मानसिक प्रक्रिया में संलग्न होता है, वो जेडपीडी की रचना करती है। हमेशा उसका टारगेट हाई होता है। इज़ दैट क्लियर? तो अब इससे रिलेटेड जिनके भी क्वेश्चन्स हैं, वो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं।